हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ये 10 कश्मीर फाइल्स मूवी मैंने देखी 13 तारीख परसों। तो ये रिव्यू नहीं है और उसकी रिव्यू करने की मेरी औकात भी नहीं है। मेरी क्या, किसी भी इंसान की औकात नहीं उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव बोलना। तो वीडियो आप पूरा देखिए, आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो यार मैंने 11 तारीख को मैं सोच रहा था कि फिल्म देखूंगा, लेकिन मैं देख नहीं पाया। घर में बहुत काम हो गया, मुझे बाहर जाना पड़ा 2 दिन के लिए। अब मैं 13 तारीख को जैसे तैसे वापस आया, फिर मैंने देखा। और मुझे उसका बेहद अफसोस है कि मैं 11 तारीख को ये फ़िल्म देख नहीं पाया। उसके बाद मैंने 13 तारीख को देखा और शाम को देखा, तो रिव्यू नहीं कर पाया क्योंकि स्पीचलेस यार। मतलब क्या बोलूँ, कश्मीर में 1990 में क्या हुआ था हिंदुओं के साथ, हिंदू कश्मीर पंडितों के साथ, वो इस फिल्म इसको फिल्म कहना गलत है। ये एक सच्चाई है जिसको थिएटर्स पे दिखाया गया है विवेक अग्निहोत्री साहब ने। उसको पहले सबसे बड़ा धन्यवाद कि आपने ये हिम्मत की कि हिंदुस्तान में जहाँ हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा है और हिंदू डरते हैं, वहाँ आपने उनकी सच्चाई प्रेजेंट की। ये फैक्ट है, ये आपको हर चौराहे पे मिल जाएगा, कहीं पे भी। अभी भी आप कश्मीर में जाओगे तो आप भारत माता की जय कह के देखो, नहीं कह पाओगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं फिल्म को देख के नहीं कह रहा हूँ, मुझे पहले से पता है वहाँ के हालात के बारे में। तो ना सिस्टम कुछ कर पाती है, न वहाँ के लोग जो करना चाहते हैं उसको दबा दिया जाता है। आज भी 370 हटने के बाद भी वहाँ ऐसे कई ऐसे जगह है जहाँ आप अपना तिरंगा नहीं लहरा सकते। समझ रहे हो बात? तो 13 तारीख को मैंने देखी फिल्म, फिर 14 तारीख यानी कल मैं रिव्यू नहीं कर पाया। मैं शब्द ही नहीं थे मेरे पास, मुझे बेचैनी हो रहा था। तो मैं राधे श्याम मूवी भी नहीं देखा था, तो मैं देखने चला गया और उसका भी डाल दूंगा मन करे तो बात इसकी करते हैं। मतलब कि यार, लाखों कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप सोच नहीं सकते कि उसकी पत्नी को उसके पति का मरा हुआ खून में लगा हुआ चावल उसे खिलाया जा रहा है। मतलब आप सोच के देखिए, बोलने में भी कैसा लग रहा है। आप इमेजिन करिए क्या बीता होगा उन लोग के साथ, किस तरह से वो लोग रहे होंगे। और आज भी कश्मीर में झुग्गी झोपड़ी में जो कश्मीर पंडित हैं, वो उसी टाइम के सताए हुए लोग हैं और अभी भी सताए जा रहे हैं। मुझे इस देश में सिर्फ एक ही चीज़ पसंद नहीं आती कि हिंदुस्तान हिंदू आबादी क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ हिंदू डरते हैं। और जो अल्पसंख्यक है वो इतने खुले मिजाज के घूम रहे हैं, उन्हें भी पता है कि सरकार उन्हीं का सपोर्ट करेगी, उन्हीं का साथ देगी। पहले की सरकार, अभी की सरकार जैसी है वो ठीक है। पहले पता है कांग्रेस कैसी थी, अभी भी कांग्रेस वैसी है, लेकिन सिर्फ जो है जाति संप्रदाय के नाम पे हमें लड़ाती थी। अल्पसंख्यक को खुश करना ही एक मकसद था उनका। पता नहीं 130 करोड़ में 30 करोड़ अल्पसंख्यक है, तो 30 करोड़ को खुश करके क्या करेंगे वो लोग? उससे अच्छा इधर 100 करोड़ को देखो ना, हिंदुओं को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बांट नहीं रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि आप लोग क्यों ऐसे दोगलापन करते हो। और इसी लोग को देखने के बाद ना, जिनके भी मन में सेकुलरिज्म वाद है, जो अपने आप को बहुत बड़े सेकुलर कहते हैं ना, वो दोगले तो इस फिल्म से दूर रहे। जैसे ध्रुव राठी बहुत महान बनता फिरता रहता है, इस फिल्म के नाम में उसकी कण तक नहीं निकली, स्वराभास कर दी थी। कुछ भी हो जाए, हिंदू हिंदू हो के भी हिंदुओं को बदनाम करना नहीं छोड़ती। आज वो चुप है क्योंकि अब बोलेंगे कैसे, अगर इस पे बोल दिया तो उनका दुकान बंद हो जाएगा। पाकिस्तान से, आतंकवाद से उनको फंडिंग मिलती है। जितने भी सेकुलर बने फिरते हैं, मुनव्वर फारूकी, कुणाल कामरा, कॉमेडियन कहने के बजाय इनको अर्बन नक्सल कहना सही है। अर्बन नक्सल मतलब समझते हो आप? नहीं समझते, मैं समझाता हूँ। आतंकवाद और नक्सल हमने आज तक देखा है क्या है? हम समझते क्या है कि जंगलों में रहते होंगे पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ लोग जिनके हाथों में बंदूक। ये नहीं, ये रूरल नक्सल है। अर्बन नक्सल जो आप और हमारे बीच
बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो नेता हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो एक सामाजिक इंसान के रूप में हमारे बीच में बैठ के हमें लड़ाते हैं, वो अर्बन नक्सल्स। और अब धीरे धीरे इन्हीं का जो है दौर आता जा रहा है, इंडिया में ही नहीं कहीं भी। सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी और बड़ा जो नेटवर्क है वो है अर्बन नक्सलाइजेशन, मतलब कि अर्बन आतंकवाद। अर्बन कहने का मतलब शहरी, जो दिखते तो ऐसे हमारी तरह हैं, कोट पहन के घूमेंगे, स्टाइल में रहेंगे, लेकिन मन से एक नक्सलाइजेशन और देश को बांटने का काम करते हैं। वहाँ कश्मीर में उसको हीरो बता दिया, यूथ आइकन बता दिया बिट्टा को, लेकिन वो था क्या, गुनहगार। उसने ऑन रिकॉर्ड ये कबूला था कि उन्होंने 25 से ज़्यादा हिंदुओं का जो है कत्लेआम किया था। और भाई लास्ट का सीन आप देख लोगे ना तो आप रो जाओगे। मोनोलॉग, आप लास्ट में उस फिल्म में मोनोलॉग दिखाया गया है, झकझोर के रख देगा वो आपको, आप तक नहीं निकलेगी। मैं जब थिएटर में था तो थिएटर उतना फुल नहीं था, लेकिन इंटरवल के समय भी लोग बाहर नहीं जा रहे थे, उस फिल्म के बारे में ही बात कर रहे थे एक दूसरे से। इस तरह की फिल्म है और ये सबको देखनी चाहिए, पूरे इंडियन को देखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा भविष्य हो सकता है। अगर हमने आज इसको दबाया ना तो कल हमें दबाया जाएगा, और हम ही आखिरी पीढ़ी है जो ये सच्चाई जानते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है लोगों को ये सच जानना कि क्या हुआ था। कश्मीर को शुरू से ये कहा गया है कि कश्मीर में नक्सलाइजेशन है, कश्मीर में आतंकवाद है, मुसलमानिक एरिया है, लेकिन कश्मीर को महर्षि कश्यप ने बनाया रहने लायक। वहाँ का कुल, उनके कुल को जो है कश्मीरा कहा गया, कश्मीरा कुल के थे वो। कश्मीरा नाम पढ़ते पढ़ते उस जगह का नाम कश्मीर पड़ा, पंचतंत्र वहीं लिखा गया, हर चीज़ वहीं हुआ। पंडितों ने ही वहाँ सबसे पहले पूजा प्रारंभ की, वहाँ उसे रहने लायक बनाया, स्वर्ग बनाया। लेकिन हुआ क्या, उन्हीं का कत्लेआम हुआ। मुसलमान वहाँ आते गए और कत्लेआम करते गए। इसलिए भाईचारे से आप दूर ही रहो हमेशा। एक कट्टर हिंदू होना उतना गलत नहीं है जितना एक सेकुलरवाद होना। कहते हैं ना लोग, मैं धर्म को नहीं मानता, मैं सभी धर्म की इज्जत करता हूँ, ये वो बहन का लौड़ा है वो। सच बता रहा हूँ, उसकी बात को मानो ही मत, चाहे वो आपका घर का आदमी हो, कोई भी हो। ये कहता है मैं सेकुलरवाद हूँ, मैं सिर्फ इंसान को इंसान की नज़र से देखता हूँ, वो है ही नहीं इंसान। धर्म है तब हम हैं, धर्म की रक्षा हम करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसको फिल्म के तौर पर मत ही देखो आप, ये एक ऐसी सच्चाई है जो निगलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। और वो तो मैं धन्यवाद, जितना बड़ा मैं विवेक अग्निहोत्री साहब का धन्यवाद करूँ उतना कम है। और उतना ही धन्यवाद मैं जी स्टूडियो को करूँगा, क्योंकि जी स्टूडियो बड़ी कंपनी, हालांकि बड़ी कंपनियाँ ऐसे इसको जो है कंट्रोवर्शियल टॉपिक समझते हैं। अगर हिंदू पे कोई भी चीज़ हो ना तो वो पीछे हट जाते हैं। बड़ी कंपनियाँ कोई भी हो, बॉलीवुड भी आज बात नहीं कर रहा, लेकिन जी स्टूडियो ने दम दिखाया और इस फिल्म को अपने प्रोडक्शन हाउस पे बनने दिया। और उतना ही बड़ा धन्यवाद बीजेपी की सरकार को। अगर वो नहीं होती तो ये फिल्म 100% लिख के ले लो यार, रिलीज़ नहीं हो पाती। OTT पे भी इसको इतने कट्स मिलते ना, मतलब कि इतने, इसको सीन हटाओ, ये सीन हटाओ, वो सीन हटाओ, JNU का जो नारा लगा है वो हटाओ, अरे फिल्म को ना पूरा बर्बाद कर देते। वो तो बीजेपी की सरकार है जिन्होंने सपोर्ट किया और जिन्होंने इसको दिखाया। आप स्क्रीन पे देखिए, ऊपर जो बंदा दिख रहा है वही है नरसंहार करने वाला। और उसके साथ हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रिय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, और हमारे नीचे PM नरेंद्र मोदी, और कश्मीर पे पिक्चर बनाने वाले हमारे अग्निहोत्री साहब। यही फ़र्क है उनमें और हम में। इसलिए आप भविष्य को देखते हुए ही आगे चल के काम कीजिएगा, मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं इसको रिव्यू के तौर पे नहीं दे रहा हूँ, आप सच्चाई देखो। उस फिल्म के देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके साथ क्या हुआ। हम सिर्फ उसे इमेजिन करके इतना हमें दर्द हो रहा है, सोचो उनके साथ क्या हुआ होगा। एक बच्चे ने अपनी माँ को देखा कैसे उसको नंगा कर दिया गया, औरतों को नंगा करके शहर में घुमाया गया। वो तो फिल्म में उतना कम दिखाया गया है, क्योंकि फिल्म में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं कि हद से ज़्यादा खून खराबा या हद से ज़्यादा जो है एडल्टनेस नहीं दिखाया जा सकता था। आप सोचो ना, पूरा इस औरत को नंगा करके घुमा देना,
एक के लाइन में खड़ा करके उसके सर पर गोली मार देना, उसके बच्चे को उसके आंखों के सामने उसकी माँ को लकड़ी काटने वाली मशीन में सीधा दो आर पार काट देना। ये क्या है? ये देख के आपका ना खून खौल उठेगा, और उठना भी चाहिए। जिसका नहीं उठा वो नामर्द है और हिंदुस्तान में रहने के वो लायक ही नहीं है। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये हिंदुओं के साथ हुआ, ये मुसलमान के साथ होता है या किसी भी रिलीजन के साथ होता तो हम ऐसे ही सपोर्ट करते, लेकिन ये हिंदुओं के साथ हुआ, ये भी मत भूलना। यहूदियों के साथ बहुत पहले जब हुआ था तो उन्होंने दुनिया को भूलने नहीं दिया कि हमारे साथ क्या हुआ है, लेकिन हम हिंदू ही हैं जो परिवार के कारण चुप हो जाते हैं और इतने कमज़ोर हैं कि लोग हमें दबाते हैं। इसलिए अभी टाइम है, अभी अब दब गए ना तो भविष्य में कभी उठ नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है, और सच्चाई जब तक नहीं जानोगे तो देश ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा, और बर्बाद हमें नहीं करना है। आने वाली पीढ़ी हमें अच्छी चाहिए। हमें क्या बताया गया बचपन से ही? न भगत सिंह के बारे में कोई भी आपको एक लेसन्स नहीं मिलेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत को एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण किया, और गांधी ने क्या किया? देश को बांटना चाहा। उसके ऊपर पूरी दुनिया ने फिल्म बनाई, दुनिया के किताब, हर जगह आपको एक लेसन्स मिल जाएंगे, लेकिन वहीं सरदार पटेल के ऊपर एक भी लेसन्स मिलेगा नहीं। भगत सिंह को कौन, आज बच्चा भगत सिंह को नहीं जानता, वो तो हम ही लास्ट जनरेशन है जो उनको जान रहे, जो पहचान रहे। उसके बाद इसीलिए हमें और हमारी नई पीढ़ी को हम ही हैं जो सच्चाई बता सकते हैं। तो इसलिए इस फिल्म को सपोर्ट करो, और कुछ कर सकते हो तो यही एक फ़िल्म है जिसको आप सपोर्ट कर सकते हो। मैं नहीं कहता वीडियो पसंद है लाइक करो, अभी हमारे से ज़्यादा इस फिल्म को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आप पूरे फैमिली के साथ जाओ, इस फिल्म को देखो, सपोर्ट करो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। पूरी तरह से जो हिंदुओं को दबाया गया, कहीं पे भी आपको, इतिहास में भी आपको इतिहासकार ने इतने हमारे साथ जो है ब्रेन वॉश कर दिया। शुरू से ही हमारा ब्रेन वॉश किया गया, हमें शुरू से ही जो है गलत चीज़ों को दिखाया गया। मतलब कि ये 9 नहीं ये 10 है, तो हमने मान लिया हाँ ये 10। शुरू से ही ऐसा हुआ है। मोहम्मद गजनवी, अकबर, ये सब कौन है हमारे? कोई नहीं। फिर भी इन्हें इतिहास में एक ऐसा दर्जा दिया गया, भगवान का दर्जा दिया गया। इतिहासकार ने हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश किया गया, हमारे दिमाग के साथ खेला और अपनी राजनीति चलाई, अपना धंधा चलाने के लिए हमारे साथ खेला। इसीलिए सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है, और इतिहास को बदला नहीं जाता, इतिहास को जाना जाता है। इसलिए ये जानना सबको ज़रूरी है, कोई भी धर्म का हो, कोई भी, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में देखो, कहीं पे भी आपको टॉपिक नहीं मिलेंगे। गांधी के आपको हज़ारों टॉपिक मिलेंगे। गांधी 8 किलोमीटर रोज़ चलते थे, गांधी ये खाते थे, वो खाते थे। अरे भाई, उसके सामने कोई सीसीटीवी कैमरा लगा था जो देखता था? मैं उसके अपोजिट नहीं हूँ, लेकिन उनको भी दिखाओ ना भगत सिंह ने क्या किया। भगत सिंह नहीं हूँ, अगर भगत सिंह के ऊपर उतना पावर दे दिए होते ना तो हमारा देश 10 साल पहले ही आज़ाद हो जाता है। हमें ये गांधी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन क्या हुआ? नहीं। और उसके बाद परिवारवाद का जो चलन हुआ, नेहरू जी ने अपना परिवारवाद जो चलाया, वो तो आप लोग जानते ही हैं। उसके बारे में बोलना यानी व्यर्थ का बोलना है। तो फिल्म कुछ आप कर सकते हैं, तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बस यही कहना चाहता हूँ कि आप उसको फिल्म को जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा देखो, अपनी फैमिली को दिखाओ, हर किसी को दिखाओ। बस मेरे पास और शब्द नहीं है, बस जाओ देखो। जय हिंद, जय श्री राम।